नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस में हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, आज हम समाज के बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जवाब सवाल करेंगे रामबली सिंह चंद्रवंशी जी से कि किस तरीके से उन समाज को देखते हैं, समाज के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं और समाज को देखने का नजरिया क्या है उनका, जो हमेशा तत्पर रहते हैं समाज के लिए। जो भी समाज में अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, तो आखिर उद्देश्य क्या है, क्या वो चाहते हैं, क्या समाज जो चाहता है वही वो भी चाहते हैं। अति पिछड़ों के लिए अभी कुछ दिन पहले हमने काफी पदयात्रा भी निकाला और बहुत सारे लोग भी आए थे वहाँ पे। सर, मुख्य उद्देश्य क्या है इन सभी चीजों का? देखिए, आज़ादी के आज करीब करीब 75-76 साल बीतने जा रहे हैं और कुछ लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, 75 साल का जो अमृत महोत्सव जिसको कहते हैं, और कुछ मतलब कि आधा से अधिक आबादी जो है आज बिल्कुल सत्ता और शासन से बिल्कुल मरहूम है, हाशिए पर है। उन लोगों की जो बेसिक नीड है, बेसिक समस्या है, उन पर न सरकार ध्यान दे रही है, न केंद्र की और न बिहार की सरकार। उन लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए मैं अग्रसर हुआ हूँ और इसी क्रम में अति पिछड़ा वर्ग जो आबादी लगभग 40% से अधिक है, बिहार के अंदर जननायक कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इनकी सूझ ली थी और 1978 में मुंगेरी लाल कमीशन आयोग को रिपोर्ट लागू किया था और अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण दिया था। उस आरक्षण पर अचानक एक ग्रहण लग गया। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री भी हैं और 2015 में भी वही थे। 2015 में एक ऐसा तलवार चलाई कि अति पिछड़ों का आरक्षण लगभग मूल अति पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो गया। अब 7-8 साल बीतने जा रहे हैं। हम लोगों ने केस मुकदमे किए, आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार पर कोई जू नहीं रहेगा। तब अंततोगत्वा हम लोगों ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम, वहाँ से 7 दिनों का पदयात्रा हम लोगों ने प्रारंभ किया और पदयात्रा का समापन हुआ मिलर स्कूल मैदान में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संमेलन के रूप में। वहाँ हजारों लोग बिहार के कोने कोने से आकर के शिरकत किए और 5 सूत्री जो हमारा मांग था मुख्य रूप से कि जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियाँ हैं, तेली, तमोली, दांगी, उसको मूल अति पिछड़ा की श्रेणी से बाहर किया जाए। अति पिछड़ों को आरक्षण 20 से बढ़ा करके 33 किया जाए, जो पंचायती राज में मिल रहा है 20% अभी। तीसरी मांग थी कि आए दिन अति पिछड़ा वर्ग के भाइयों बहनों को अत्याचार, हत्या, जुल्म का शिकार होना पड़ता है। इससे निजात के लिए शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट जो है उसी के तर्ज पर बिहार में अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाने की मांग हम लोगों ने किया था। और 2 मांगे और था केंद्र सरकार से संबंधित। रोहिणी कमीशन को ये रिपोर्ट दिए हुए 31 सितंबर 2023 को दिया। ये तो बनी थी आयोग 2017 में ही 6 महीना के लिए, लेकिन 6 महीना करते करते 13-14 बार इसका विस्तार मिला। अंततोगत्वा रिपोर्ट ये रोहिणी कमीशन ने भेज दी है राष्ट्रपति के यहाँ, लेकिन वह आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ कि रोहिणी कमीशन में क्या है। और हम लोग मांग करते हैं कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और जो कैटेगराइजेशन है मंडल आयोग के लागू हुए आज 32 साल हो गए हैं, इसे प्रमाणित हो गया है कि कुछ ही जातियों को इसका लाभ मिल रहा है, नीचे की जातियों को नहीं मिल रहा है। नीचे की जातियों को लाभ पहुँचाने के लिए इसका कैटेगराइजेशन सोपानीकरण आवश्यक है। और 5वां एक सूत्री मांग था कि वंचितों के उत्थान के लिए कई लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बिहार के अंदर। जननायक कर्पूरी ठाकुर उसमें से एक है, अब्दुल करीम अंसारी साहब, पर्वतपुर से दशरथ मांझी साहब। ऐसे लोगों को भारत सरकार मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। इन्हीं सब मांगों के लेकर के हम लोगों ने अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ सम्मेलन के माध्यम से सरकार और विपक्ष दोनों को यह बताने का काम किया कि आज भी आधी से अधिक आबादी जो है बिल्कुल हाशिए पर है, जिसका रिप्रेजेंटेशन, राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन करीब करीब 5% है। तो आधी आबादी का अगर रिप्रेजेंटेशन ये रहेगा, अभी हाल में जातियों का गणना का आंकड़ा आया, जाति के जनगणना के आंकड़े से इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? जातियों के गणना से संतुष्ट नहीं है? उधर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साइंटिफिक तरीके से कराया गया है। साइंटिफिक तरीके से कराने की बात मैं नहीं मानता। ये बेल्ट्रॉन भवन से कराई गई। बेल्ट्रॉन भवन को सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है, ये रिसर्च और मेथोडिकल डाटा कलेक्ट करने का उनकी ये वैज्ञानिक पद्धति नहीं जानते हैं।
अब इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूँ इस पर कि जाति गणना जो है वो अभी राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया। इसी सामान्य प्रशासन विभाग का आज से 10 साल पहले जब इथनोग्राफिक रिपोर्ट कुछ जातियों के काम कर रही थी एन सिन्हा इंस्टीट्यूट, उसी सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर तो उन्होंने एन सिन्हा इंस्टीट्यूट सरकारी उपक्रम है और रिसर्च वगैरह के लिए डाटा के लिए ज़्यादा जाना जाता है, विश्वसनीय संस्था है। उसने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें मसलन कई जातियों का जो आंकड़ा है वो 10-10 लाख 9-9 लाख का डिफरेंस है और उससे अब कम बताया गया। ज़्यादा हो जाता तो समझ में बात आती, लेकिन कम बताया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसीज है, विसंगतियाँ हैं। क्या फिर से होना चाहिए? अगर फिर से नहीं करते हैं, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि राज्य सरकार को आंकड़ा जब प्रस्तुत कर रहे थे तो उनको विश्वसनीय और पारदर्शी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि 90-91 साल के बाद पहला बार बेस्ट लाइन डाटा लोगों को मिल रहा था। उस समय से भूगोल और इतिहास सब बदल गया बिहार का, तो ये थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी क्या, जैसे एक टीम गई सर्वे करना किसी मोहल्ले किसी वार्ड में, अब वो व्यक्ति जो है सर्वे किया नहीं किया, एक बार किया, बैठ के किया, घर में बैठ के बना दिया, उसकी जांच दूसरे टीम से क्रॉस चेक होनी चाहिए। तो वह घर के अंदर गया कि नहीं गया, गया तो क्या दोनों में डिफरेंस है। अगर दोनों में डिफरेंस ज़्यादा होता तो तीसरी टीम को भेजना चाहिए। मतलब इतनी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2 है कि जब उस समय मुंगेरी लाल कमीशन 1973 में एक जांच की थी, बनी थी, और 73 के आंकड़े जो बताए थे उसी के आंकड़े के आधार पर 78 में आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लागू की। तो उस समय अति पिछड़े और पिछड़े वर्गों का जो रेशियो था वह था 1.5:1। अति पिछड़ों की संख्या थी 1.5 गुना और पिछड़ों की थी उससे। आज के कालक्रम में बहुत सारी पिछड़ी जातियाँ अति पिछड़ी में शामिल हुई है, तो इनका तो प्रतिशत और बढ़ना चाहिए था, लेकिन आज डिफरेंस जो दोनों को है उनका 27% बताया गया है और अति पिछड़ा का 36%। तो यह 1.5 गुना जो डिफरेंस था, जिनकी आरक्षण आज भी 1.5 गुना रेशियो मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करता है। ऐसी परिस्थितियों में तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे जातियों को आक्रोश है, लगता है कि बंद कमरे में बैठ करके डाटा कर दिया गया है। बहुत सारे जातियों के बीच में आक्रोश है कि हमारी संख्या को कम दिखाया गया है। ये अति पिछड़े की खास करके जो जातियां लड़ने भिड़ने वाली जातियां थी उनको कम कर दिया। जैसे अंसारी मोमिन जो है उनकी आबादी और अधिक होनी चाहिए थी, शेख से तो कम से कम ज़्यादा ही है, लेकिन उससे कम दिखा दिया गया। धानुक समाज की आबादी कुर्मी से भी कम दिखा दिया गया, और नाई और कहार का दोनों का आबादी लगभग बराबर दिखा दिया गया। इस तरह से कई जातियों का अविश्वसनीय है यह आंकड़ा नज़र आता है प्रथम दृष्टया। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि अब भारत सरकार ही जो उसका सेंसस जो कराती है, तो क्यों नहीं एक कास्ट का कॉलम जोड़ करके, और उसका ड्यू भी है, 3 साल हो गए सेंसस होना चाहिए था, 3 साल पहले से अभी नहीं हुआ है। तो भारत सरकार को चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी अगर करना है तो पूरे भारत में एक बार जातीय कास्ट को लेकर के सेंसस करा दे, ताकि सही तस्वीर सामने आए। यानी सर आप जातीय गणना के पक्ष में हैं? जाति गणना तो होनी चाहिए, आखिर आरक्षण आप दे रहे हैं भारत के अंदर, बिहार के अंदर, तो जाति गणना तो होनी चाहिए, लेकिन जाति गणना सही होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होने चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। इस बात का मैं मानता हूँ। सर क्या लगता है इसको काफ़ी सर, क्योंकि सर आप शिक्षा से बिलोंग करते हैं, तो इसका शिक्षा के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? इसका तो असर सब क्षेत्रों में पड़ेगा, विशेष करके जो आपकी जाति का आंकड़ा क्या आया, जाति के आंकड़ा आया जाति के आधार पर कि बिहार में 25 जातियां हैं जिनकी आबादी लगभग 1% से ऊपर है, बाकी 190 जातियां हैं जिनका 1% से कम है, तो उनके अंदर भी डिमोरलाइजेशन का बोध हुआ। तो यह वर्ग के आधार पर अगर आंकड़ा प्रस्तुत किए जाते तो जातीय वैमनस्य भी नहीं होता, और लोगों को आज 190 जातियों को, बिहार में 216 जातियाँ हैं, 215 जातियाँ, इसमें से 190 जातियों को आज ह्यूमिलेशन हो रहा है, सफोकेशन हो रहा है, अपने ऊपर हीन भावना का ये हो रहा है, बोध हो रहा है। इस तरह से बातों से थोड़ा सा सर्वदलीय विचार को लेकर के ही आगे बढ़ने का। सर आप जो हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं अति पिछड़ों को लेकर, तो क्या लगता है उसकी और किसी समाज में कोई समस्या नहीं है क्या? समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन अति पिछड़ों की और वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले बहुत कम लोग हैं। जो भी लोग हैं सरकार के नुमाइंदे, सरकार के गुलामी कर रहे हैं, सरकार के तलवे चाट रहे हैं
और जो सरकार के विरुद्ध कोई बातें आती है तो सरकार उसको विरोधी मान करके, हम तो सरकारी पक्ष में ही पार्टी में ही हैं, लेकिन जो समाज का सवाल है, जो वंचितों का सवाल है, उसको बराबर उठाते रहता हूँ और आगे भी मेरा यह लक्ष्य है कि उठाते रहूँगा, चाहे इसके परिणाम जो हो। सर, आपको कुछ ऐसा डर नहीं लगता है कि हम सरकार में रहकर भी हम ऐसी बातें कह रहे हैं? ये डर हमको किस लिए लगेगा? डर तो लगेगा हमको समाज से। जिस समाज के बिहाफ पर हम यहाँ आए हैं, उस समाज के प्रति हमारी संवेदनाएं होनी चाहिए। हमारे व्यक्तिगत संवेदनाएं क्या, अगर हमारे पास 2 गाड़ी है तो 3 गाड़ी बढ़ा लें, 2 मकान से 4 गाड़ी मकान कर लें, ये तो व्यक्तिगत मेरा एम्पावरमेंट हुआ ना। लेकिन मैं जिस वर्ग से आया हूँ, जिस समाज से आया हूँ, वह वंचित तबका जो है, अगर उसका विकास, उसका भला नहीं होता है तो यह मेरा मनोनीत प्रतिनिधि बना करके कोई फायदा नहीं। जो सबको लेकर आप चलने की बात कर रहे हैं, उसमें सर आर्थिक रूप से भी कुछ चीज़ें ऐड होना चाहिए था या नहीं, कि कुछ और समाज के जो लोग हैं वहाँ भी गरीबी है, उन्हें भी ऐड किया जाए? देखिए, आर्थिक आंकड़े तो अभी सरकार ने प्रस्तुत ही नहीं किया। अभी तो जातीय आंकड़े प्रस्तुत किए, उसको तो जातीय आंकड़े और आर्थिक आंकड़े दोनों प्रस्तुत करने चाहिए। और प्रस्तुत ही नहीं करने चाहिए। जिन लोगों की सरकार आज 35 वर्ष से है, तथाकथित सामाजिक न्याय की, उनको जिम्मेवारी भी लेने की जरूरत है कि आखिर जो 35 वर्षों में आपने इस वर्ग को और हाशिए पर लाने का काम किया, इसके लिए जिम्मेवार कौन? इनका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिला? आर्थिक क्षेत्रों में इनकी इस तरह की अर्थव्यवस्था क्यों हो गई? इसकी जिम्मेवारी तो कहीं कहीं सरकार को लेनी पड़ेगी, सरकार के मुखिया को लेनी पड़ेगी। क्योंकि सरकार का डुगडुगी बजाने से और अपने पीठ अपने हाथों से थपथपाने से तो बात नहीं बनेगी। सर, जनता से क्या कहेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर, जो समाज में अत्याचार हो रहा है या बहुत सारे लोग शोषित हो रहे हैं, बहुत जगहों पे, बहुत सारे विभाग में भी कुछ लोगों का शोषण होता है, उन सभी चीज़ों को लेकर क्या आप कहेंगे जनता से? जनता से हम लोग यही कहें कि जनता गोलबंद हो और जो उनकी रहनुमाई कर रहा है सही माने में, उनको अपना नेता माने। और बाकी नेता नुमा जो छद्म भेष में लोग कुर्ता पजामा के रूप में जो तलवे चाट रहे हैं, उन बड़े नेताओं के, उनके से सावधान रहे। और जो आपकी चीज़ों की, आपकी हक की लड़ाई लड़ रहा है, आपके लिए लड़ रहा है, उनको हाथों को आप मजबूत करें और आप इकट्ठे हो करके वह पूंजीवाद का, वह तानाशाह का, वह जो है छद्म भेष में राजनीति करने वाले सत्ताधारी दल के मुखिया का भी विरोध करें। तो आप देख रहे थे रामबली सिंह चंद्रवंशी जी ने कैसे अपनी बातों को बेबाकी तरीके से रखा, और इन्होंने समाज के सभी को लेकर जो उचित है उसी के साथ रहने की बात कही है कि आप समाज में रह रहे हैं तो सभी चीज़ों को देखकर आगे बढ़ें, ये आपका दायित्व बनता है। तो फिलहाल बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।